नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े और ऐतिहासिक मामलों को समझेंगे जिन्होंने हमारे संविधान को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो समझना चाहता है कि भारत की संवैधानिक पहचान कैसे बनी। ये एक कहानी है हमारे संविधान के बनने और बढ़ने की। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली लंबी खींचतान को समझेंगे, फिर जानेंगे कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, अधिकारों के सुनहरे त्रिकोण को देखेंगे और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे। और अंत में लॉ के छात्रों के लिए एक खास ब्लूप्रिंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को जब चाहे जैसे चाहे बदल दे? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर एक सवाल था। और इसी एक सवाल ने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया। और उस बड़े सवाल का जवाब हमें मिला एक ऐतिहासिक केस से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये शायद भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू हुई केरल के कुछ जमीनी कानूनों से, लेकिन मामला इतना बड़ा हो गया कि इसे सुनने के लिए 13 जजों की बेंच बैठी, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और मुद्दा सीधा था, क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या उसकी कोई सीमा है या नहीं? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने इतिहास रच दिया। इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव को, उसकी आत्मा को नहीं छू सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा। ये हमारे संविधान का एक तरह से सुरक्षा कवच बन गया। अच्छा, अब संसद की शक्तियों से हटकर बात करते हैं आम नागरिक के अधिकारों की। कुछ ऐसे मामले आए जिन्होंने हमारी आज़ादी और जिंदगी के मायने ही बदल दिए। तो हुआ ये कि मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया, बिना कोई ठोस वजह बताए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एक जबरदस्त बात कही कि कानून सिर्फ बना देना काफी नहीं है, उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया भी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। मतलब मनमानी नहीं चलेगी। इसी केस से निकला गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरे त्रिकोण का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 यानी आज़ादी का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये नागरिक के लिए एक ऐसी ढाल बनाते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 21 का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, पहले ए.के. गोपालन केस में इसकी बहुत ही सीमित व्याख्या थी। फिर आया मेनका गांधी का मामला, जिसने इसके दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। और फिर 2017 में आया पुट्टू स्वामी केस, जिसने ये साफ कर दिया कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार है। ये एक ऐतिहासिक पल था। पुट्टास्वामी केस में 9 जजों की बेंच ने एक मत से, मतलब बिना किसी असहमति के ये फैसला दिया कि प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है। ये किसी की जिंदगी में सम्मान और गरिमा के लिए बेहद जरूरी है। अब वापस चलते हैं संसद और न्यायपालिका की उस खींचतान पर। एक वक्त आया जब संसद ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सीधी चुनौती दी, और तब सामने आया मिनर्वा मिल्स का मामला। संसद ने 42वें संशोधन से 2 बड़ी बातें की। एक, उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया, और 2, ये कह दिया कि संवैधानिक संशोधनों पर अदालत कोई सवाल नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों में संतुलन जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, न्यायिक समीक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, अब देखते हैं कि इन बड़े बड़े सिद्धांतों को जमीनी हकीकत पर, मतलब प्रमोशन में आरक्षण जैसे पेचीदा सामाजिक मुद्दों पर कैसे लागू किया जाता है। इस केस में कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को सही तो ठहराया, पर कुछ शर्तें लगा दी। कोर्ट ने एक 3 स्टेप टेस्ट बनाया। पहला, सरकार को आंकड़ों के साथ दिखाना होगा कि कोई समुदाय वाकई पिछड़ा हुआ है। दूसरा, ये भी बताना होगा कि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। और तीसरा, ये भी साबित करना होगा कि इससे प्रशासनिक कामकाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इन सारे जरूरी मामलों को समझने के बाद अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर, खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में इन केसेस के बारे में लिखना कैसे है। इसके लिए एक शानदार फॉर्मूला है, FIDP। F मतलब फैक्ट्स, यानी मामले के तथ्य संक्षेप में। I मतलब इश्यू, यानी मुख्य कानूनी सवाल क्या था। D मतलब डिसीजन, यानी कोर्ट का फैसला क्या आया। और P मतलब प्रिंसिपल, यानी इस केस से कौन सा कानूनी सिद्धांत स्थापित हुआ। ये प्रिंसिपल वाला हिस्सा सबसे ज़रूरी है। अगर इस फॉर्मेट में जवाब लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो भविष्य में ऐसी कौन सी नई चुनौतियां आएंगी जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परखेंगी। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान कोई किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है और विकसित होता है।